पिछली वीडियो जो थी हमारी वो अंबाला लोकसभा में जितनी विधानसभा पड़ती है उनको लेकर के थी। उसका आकलन आपको कैसा लगा वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और आज हम जिक्र करने वाले हैं वो कुरुक्षेत्र लोकसभा का। कुरुक्षेत्र लोकसभा में जितनी भी सीटें पड़ती हैं उनका आकलन करेंगे और किस तरह से चीज़ें रहने वाली हैं उनका भी जिक्र करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार और इस विशेष चर्चा में मेरे साथ मौजूद हैं खरी खरी न्यूज़ से कुलदीप शुरान जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया अरुण। सर पिछली हमने वीडियो में जो है वो चर्चा की, आकलन किया उसका अंबाला लोकसभा का, जितनी भी विधानसभा उसमें पड़ती हैं और काफ़ी अच्छे कमेंट आए हैं दर्शकों के और काफ़ी सराहा गया है उस सर्वे को। आज हम चर्चा करने वाले कुरुक्षेत्र लोकसभा में जितनी विधानसभा सीटें पड़ती हैं, क्या कुछ आकलन है और क्या कुछ पार्टियों के समीकरण कहते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव में भी जो कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट थी उसमें सबको ये लगता था कि सुशील गुप्ता आराम से चुनाव जीत जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने बड़ी कैलकुलेशन के साथ वो सीट मांगी थी और नज़दीकी मुकाबले में वो नवीन जिंदल से चुनाव हार गए। अब दोनों पार्टियों का गठबंधन अलग अलग हो चुका है, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि जब इंडिया गठबंधन अलग अलग हो गया है तो कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट में किसका दबदबा रहेगा। हम अपने दर्शकों को बता दें कि 2019 का चुनाव था, 19 के चुनाव में कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट की 9 सीटों में से 4 सीटों पर बीजेपी के एमएलए थे, 2 सीटों पर कांग्रेस के एमएलए थे और 2 सीटों पर जेजेपी के विधायक थे और पुंडरी में निर्दलीय विधायक थे। अब जो नए जो समीकरण बन रहे हैं, अगर हम पहली सीट से हम शुरू करते हैं तो पहले हम चर्चा करते हैं जो कांग्रेस के 2 एमएलए थे। कांग्रेस के 2 एमएलए थे, BL सैनी जो है रादौर से थे और लाडवा से थे मेवा सिंह। ये दोनों ही जो विधायक हैं वो इस बार नेगेटिविटी के शिकार हैं, क्योंकि पिछली बार जो है BL सैनी से चुनाव जीते थे, क्योंकि वहाँ पर श्याम सिंह राणा जो बीजेपी के बागी नेता थे उन्होंने पूरी खुल के सपोर्ट की थी, तो उनका जो वोट बैंक था वो BL सैनी को मिल गया था और इसलिए BL सैनी मामूली से अंतर से चुनाव जीत गए थे। अब की बार उनके लिए हालात अच्छे नहीं है, क्योंकि श्याम सिंह राणा वापस बीजेपी में चले गए हैं, तो इसलिए रादौर की सीट साफ तौर पर कहीं ना कहीं लगती है कि वो बीजेपी को वापस जा रही है। अगली सीट जो आती है वो सीट आती है लाडवा की। लाडवा सीट में पिछली बार क्या था कि बीजेपी के पवन सैनी को हराने के लिए जाट और सिख वोटरों ने इकट्ठा लामबंद होकर उन्होंने जो है मेवा सिंह को सपोर्ट किया था और इसलिए मेवा सिंह चुनाव जीत गए थे। लेकिन अब की बार वहाँ पर ट्रायंगल फाइट बन रही है, और ट्रायंगल फाइट बन रही है शेर सिंह बड़शामी के कारण। शेर सिंह बड़शामी NLD के बड़े नेता हैं और वो चौटाला साहब के राइट हैंड रहे हैं, तो वो अब की बार खुद चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पर कांटे का मुकाबला बन रहा है। और कांटे के मुकाबले में मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो मुख्य मुकाबला है वो जो है बीजेपी और NLD में हो सकता है, क्योंकि पिछले 6 महीने में शेर सिंह बड़शामी ने जबरदस्त ग्राउंड वर्क करते हुए उन सारे जो समर्थकों को वापस तोड़ने का काम कर दिया है जो मेवा सिंह के साथ चले गए थे। यानी यहाँ पर भी कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, लेकिन कांग्रेस को बाकी जगह फायदा हो रहा है। जैसे हम बात करते हैं शाहबाद सीट के ऊपर। शाहबाद सीट के ऊपर पिछली बार कांग्रेस नंबर 3 पर रही थी और जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन इस बार वहाँ पर कांग्रेस नंबर 1 पर है और जो जेजेपी के विधायक थे रामकरण काला वो भी जो है अब कांग्रेस के अंदर आ गए हैं। इसके अलावा जो प्रेम हिंगा हेडी हैं वो भी कांग्रेस की तरफ से बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और आपको बता दूं प्रेम हिंगा हेडी ऐसे नेता हैं, वो पहले बीजेपी के नेता थे। अगर बीजेपी उनको 2014 या 2019 में वो टिकट दे देती तो वो श्योर MLA वो भी बनते। जो पिछली बार जो पोजीशन जो रामकरण काला की थी वो पोजीशन अब प्रेम हिंगा हेडी की है। उनकी बेटी भी जिला पार्षद है और उनके भाई की पत्नी भी महज 300 वोटों से जिला परिषद चुनाव हार गई थी। यानी कांग्रेस वहाँ पर टॉप पोजीशन में मजबूत स्थिति में है। इसी यही बात जो है लागू होती है थानेसर के ऊपर जो है। एक बार मैं वापस शाहबाद की बात कर रहा था, जिस तरह से आप बता रहे थे वहाँ पे प्रदीप नरवाल की भी तो आप चर्चा कर रहे थे। हाँ, ये है कि प्रदीप नरवाल की पहले जो पिछली वीडियो में बताया था कि प्रदीप नरवाल की दावेदारी मुलाना पर भी है और उनकी शाहबाद पर भी है। शाहबाद में उन्होंने वर्किंग भी की है, क्योंकि उनको लगता है कि शाहबाद सीट में जो माहौल है वो कांग्रेस के पक्ष में है, इसलिए प्रदीप नरवाल ने दोनों सीटों पर नज़र गड़ाई हुई है। वो जो भी सीट हाईकमान उनको देगा वो वहाँ चुनाव लड़ने का काम करेंगे, वो भी मजबूत चेहरे। खास बात है कि शाहबाद सीट अब की बार ऐसी है कि कांग्रेस की टिकट जिसको भी मिलेगी वो चुनाव जीतने का प्रबल दावेदार होगा। अब ये देखने की बात है कांग्रेस क्या छक्का किसका लगता है, हाईकमान का आशीर्वाद किसको मिलता है। यानी सबसे मजबूत अगर सीट जो है पूरे कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट में अगर कांग्रेस की है तो वो सीट शाहबाद की है। उसके बाद हम बात करते हैं थानेसर की। थानेसर सीट के ऊपर पिछली बार लगभग 600-700 वोटों से अशोक अरोड़ा चुनाव हार गए थे और वही पोजीशन अब की बार भी है। बल्कि मुझे लगता है कि बार अशोक अरोड़ा की चुनाव जीतने की गुंजाइश ज़्यादा है, क्योंकि इसके कारण साफ तौर पर कि सुभाष सुधा जो मंत्री बन गए हैं, लेकिन उनके प्रति नेगेटिविटी ज़्यादा है। उनके प्रति कहीं ना कहीं ये चीज़ हो गई है कि वो लगातार नगर परिषद में उनका कब्जा है, 2 बार से वो लगातार MLA भी हैं। तो अब तीसरी बार साफ तौर पर लग रहा है कि बीजेपी के जो खुद के लोग हैं
वो उनको हराने के लिए लगे हुए हैं। ये कहा जा सकता है कि भाई लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लीड मिली है, लेकिन वो लीड थी मोदी के नाम की। हमने जो खुद फील किया कि वहाँ पर सुभाष सुधा का बड़ा विरोध है। और उससे बड़ी बात है कि थानेसर सीट के ऊपर जो बीजेपी के जो मजबूत नेता हैं DD शर्मा, उन्होंने चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है और ये ऐलान कर दिया है कि वो हर हाल में चुनाव लड़ेंगे, चाहे तो उनको पार्टी चुनाव के लिए टिकट दे या ना दे, वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। हाँ, ये जरूर बता दें कि DD शर्मा जो है सुभाष सुधा के मुकाबले में जीत के ज़्यादा दावेदार हैं। अगर बीजेपी DD शर्मा पर दाव लगाने का काम करती है तो उनको जीतने की गुंजाइश जो है सुभाष सुधा के मुकाबले कहीं ज़्यादा होगी। देखिए, सुभाष सुधा नहीं जीतेंगे अगर बीजेपी को। नहीं, सुभाष सुधा पे एक और आरोप लगता है ना, परिवारवाद का। बीजेपी जिस चीज से बचती है वो परिवारवाद का लगता है। जिलाध्यक्ष वो अपने बेटे को बनवाना चाहते हैं, हर चीज वो अपने परिवार में चाहते हैं। हाँ, देखिए, नगर परिषद पिछले 15 साल से उनके कब्जे में है, तो यही वजह बता रहा हूँ कि नेगेटिविटी ज़्यादा है। यानी अगर बीजेपी को अगर सीट जीतनी है तो DD शर्मा को टिकट दे, अगर बीजेपी को टिकट हारनी है, सीट हारनी है, तो फिर वो सुभाष सुधा को टिकट देने का काम करे। अगर सुभाष सुधा को टिकट मिली तो ये दूसरी सीट जो कांग्रेस की होगी, और अगर DD शर्मा को अगर यहाँ पर टिकट मिली तो ये सीट जो है बीजेपी की होगी। अब हम बात करते हैं पेहवा सीट के ऊपर। पेहवा सीट के ऊपर भी क्या है कि वहाँ संदीप सिंह विवादित नेता रहे हैं। कोच प्रकरण में उनकी छवि धूमिल हुई है, उन्होंने बीजेपी का भी नुकसान करने का काम किया है, उनकी टिकट कटनी तय है। अब देखने की बात है वहाँ पर बीजेपी किसको टिकट देगी, क्योंकि बीजेपी का फिलहाल ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो वहाँ पर चुनाव जितवाने का काम कर सके। और यही कंडीशन वहाँ पर कांग्रेस की भी है, क्योंकि पिछले जो है 35 साल से वहाँ पर जो महेंद्र सिंह जो चट्ठा हैं वो चुनाव लड़ते आए हैं। उन्होंने पिछले चुनाव अपने बेटे को लड़वाए हैं, लेकिन उनके बेटे की छवि ऐसी नहीं कि चुनाव जीत सकें। वहाँ पर कांग्रेस जो है नए चेहरे को तलाश रही है, और मुझे लगता है उस तलाश में कहीं ना कहीं जो संदीप ओमकार हैं, जो पीछे बीजेपी छोड़कर जो है 1 साल पहले कांग्रेस में शामिल हुए हैं, वो कांग्रेस की टिकट पर सबसे मजबूत और जिताऊ प्रत्याशी हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़कर भी उनको 22,000 वोट मिले थे। अगर कांग्रेस उनको टिकट देती है और 22,000 वोट अपने साथ लेकर आते हैं, तो फिर वो मान के चलिए लगभग जो है 15 से 20,000 वोटों से कांग्रेस वहाँ पर चुनाव जीत सकती है। और अगर हुड्डा साहब ने टिकट देने का काम फिर से चट्ठा को किया तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं बीजेपी की गुंजाइश बढ़ जाएगी और कांग्रेस का भट्ठा बैठ जाएगा। अब बात हम करते हैं आगे कैथल जिले में। कैथल जिले में पुंडरी का हाल वही है जो पिछले 6 चुनाव से आ रहा है। आप अपने दर्शकों को बता दें कि पुंडरी प्रदेश का एक ऐसा इकलौता विधानसभा क्षेत्र है जहां पर पिछले 6 चुनाव से इंडिपेंडेंट ही चुनाव जीते हैं। किसी पार्टी की हवा हो, पुंडरी पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता। एक बार फिर से यही लगता है कि पुंडरी के अंदर फिर वही माहौल चल रहा है, क्योंकि देखिए कि रणधीर गोलन ने सपोर्ट दे दिया है कांग्रेस को। कांग्रेस उनको टिकट नहीं देगी, वो चुनाव लड़ेंगे। वहाँ पर 6 XMLA चुनाव लड़ने की तैयारी करें, 6 XMLA। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जिसकी टिकट कटती है उसको वोट नहीं मिलते, और जिसके प्रति जनता का लगाव होता है उसको टिकट कट जाती है। तो यही वजह कि वहाँ इंडिपेंडेंट चुनाव जीतते आए हैं। और इस बार भी मुझे लगता है कि पुंडरी के अंदर कोई भी अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं। वहाँ टिकट मिलने के बाद ही फैसला होगा कि कौन सी पार्टी के बजाय कौन सा प्रत्याशी जीतेगा। जहाँ तक कैथल की बात है, कैथल में एक बार फिर से जो है कांटे का मुकाबला है, और रणदीप सुरजेवाला के लिए रास्ता आसान नहीं है। और रणदीप सुरजेवाला भी इस चीज़ को बखूबी समझते हैं, और इसलिए पिछले वो 3 महीने से लगातार जो है कैथल में बैठे हुए हैं। वहाँ की फील्डिंग को जिताने का काम कर रहे हैं, एक एक आदमी से मिल रहे हैं, और एक एक जो अपने बूथ के हिसाब से अपनी टीम को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मेरा मानना है कि उनका चुनाव आसान नहीं होगा। सुनने में ये भी मिल रहा है कि अपने बेटे को चुनाव में उतार सकते हैं। अगर उन्होंने अपने बेटे को उतारा तो उसके जितनी गुंजाइश तो और भी ज़्यादा कम होगी, क्योंकि देखिए रणदीप का एक रुतबा भी है, पकड़ भी है, उनकी पॉलिटिक्स की उनकी कैलकुलेशन भी है। उनके बेटे आए भी नहीं ना अभी तक, नहीं, आज एक्टिव हो चुके हैं, खुलकर नहीं आए, लेकिन हाँ खुलकर नहीं आए, लेकिन जो अभी अपने पिता के छाया में चल रहे हैं, तो उस कंडीशन में अगर बेटे उतारेंगे तो लॉस में रहेंगे, और खुद चुनाव लड़ेंगे तो भी टाइट फाइट में रहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं गुलाचिका की। गुलाचिका भी एक ऐसी सीट है जहाँ पर कांग्रेस की टिकट के लिए लगभग 32 से 35 आदमियों ने अप्लाई किया है। तो वहाँ पर बड़ी मारामारी रहेगी। तो जेजेपी के विधायक हैं ईश्वर सिंह, वो अपने बेटे को एंट्री दिलवा सकते हैं कांग्रेस के अंदर। इसके अलावा दिलूराम बाजीगर बड़े नेता, लेकिन 3 चुनाव हार चुके हैं, हुड्डा साहब खासम खास हैं। वहीं देवेंद्र हंस जो नंबर 2 पर रहे थे वो भी कांग्रेस में आ चुके हैं। वो जो है पूर्व विधायक के बेटे ढांडे हैं, विनोद ढांडे, वो भी कांग्रेस में आ चुके हैं। यानी इतनी भयंकर मारामारी है, लेकिन इसके बावजूद मैं कह सकता हूँ कि गुलाचिका भी सीट ऐसी है शाहबाद की तरह जहाँ पर कांग्रेस की जीत की गारंटी है, जहाँ पर जिसकी भी टिकट मिलेगी कांग्रेस की वो जीत का प्रबल दावेदार रहेगा। लास्ट सीट आ जाती है कलायत की। कलायत सीट के ऊपर जो है
जयप्रकाश अपने बेटे विकास सहारण को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं और इस प्लानिंग में उनको लगता है कि माहौल भी ठीक है। लेकिन आप ये भी देखिए कि जिस सीट के ऊपर 90,000 जाट वोटर हैं, वहाँ पर भी आप आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुशील गुप्ता को महज 15,000 वोटों की लीड मिली थी। और वो तब मिली थी जहाँ पर लोकल प्रत्याशी के तौर पर वहाँ आईएनएलडी के अभय चौटाला नहीं थे। अब रामपाल माजरा आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। उनका अपना ही पर्सनल जो है 25 से 30,000 वोटों का अपना वोट बैंक है। अब साथ में 6-7 हज़ार वोट जो है वो बीएसपी के साथ में जुड़ गए हैं, यानी वो ट्रायंगल फाइट में आ गए हैं। और सबसे बात यह है कि जो कमलेश ढांडा है, बीजेपी की जो मंत्री रही हैं, उनकी हालत बेहद नाजुक है, उनके प्रति नेगेटिविटी है और यही वजह है कि कमलेश ढांडा चुनाव नहीं जीत सकती हैं और इसलिए बीजेपी उनकी जगह दूसरे विकल्प को तलाश रही है। वहाँ जेजेपी भी जाट प्रत्याशी को देगी। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता अनुराग ढांडा वो भी कलाश से चुनाव लड़ रहे हैं, यानी प्रतिष्ठा की लड़ाई आम आदमी पार्टी के लिए रहेगी। तो ऐसे में अगर जो है 4 जाट कैंडिडेट आ जाते हैं तो बीजेपी किसी नॉन जाट को जैसे विनोद नर्मल को टिकट दे देती है तो फिर वो जीत की गारंटी बन जाता है। वहाँ पर पलड़ा भारी बीजेपी का हो जाता है। यानी अगर 5 जाट कैंडिडेट आते हैं फिर तो बीजेपी लॉस में रहेगी। अगर 4 बाकी पार्टी के प्रत्याशी अगर नॉन जाट आते हैं, बीजेपी का नॉन जाट आता है विनोद निर्मल, तो चुनाव जीत सकते हैं। यानी पिछली बार जो 2 एमएलए कांग्रेस के थे, मुझे लगता है कि अब की बार अगर कांग्रेस ने सही टिकटें देने का माइक्रो मैनेजमेंट किया तो कांग्रेस जो है 4 से 5 सीटें वहाँ पर जीत सकती है। और बीजेपी के लिए मुझे लगता है कि मुश्किल से 2 या 3 सीटें ही यहाँ से निकलेंगी। पिछली बार 4 सीटें थी, यानी 1 सीट का उसे यहाँ पर घाटा हो सकता है या 2 सीट का घाटा भी हो सकता है। और पुंडरी पिछली बार की तरह ही कहने के इंडिपेंडेंट जो चौके छक्के लगाते हुए नजर आएंगे। यानी दोनों जो अगर हम जो है दोनों पार्लियामेंट का हिसाब लगाएं, अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र का, तो साफ तौर पर नजर आता है कि 18 जो सीटें हैं, 18 सीटों में से आप मान के चलिए लगभग जो है 9 से 10 सीटों के ऊपर जो है आज की तारीख में जो है कांग्रेस नजर आती है। इसके अलावा जो बीजेपी है वो 5 से 6 सीटों के ऊपर जो है वो बीजेपी नजर आती है और 2 से 3 सीटों के ऊपर कांटे का मुकाबला है, वहाँ कुछ भी हो सकता है। एक बात मुझे पूछनी थी, आप कैथल की जैसे जिक्र कर रहे थे, तो लगता है आपको रणदीप सुरजेवाला वो अपने लोगों की पैरवी करेंगे? कलायत में जिस तरह से श्वेता ढुल कितने दिन पहले से मैदान में खड़ी हैं, प्रचार प्रसार भी कर रही हैं, दाल गलेगी? देखिए, मान के चलिए कि रणदीप सुरजेवाला को 1 या 2 सीटें तो पक्की मिलेंगी कैथल जिले के अंदर जो है। उनके अलावा उनको जो है नरवाना सीट के ऊपर भी कंटिन्यू अपने समर्थक को चुनाव दिलवाते हैं, टिकट दिलवाते हैं। तो जो उनको जो 3-4 सीटें मिलती हैं उनमें से 1-2 सीटें कलायत की होंगी, 1 नरवाना की होगी। कुल मिलाकर जो है 3 से 4 सीटें रणदीप के खाते में आती हैं, वही रहेगी। मुझे लगता है कि श्वेता ढुल को टिकट मिलेगी। ये सिंपल सी बात है। वैसे भी जो है जयप्रकाश सांसद बन चुके हैं, उनके पास वीटो पावर भी आ चुकी है, उनका वोट बैंक भी ज़्यादा है। अगर मैं पर्सनल चाहूँ, अगर मेरी पर्सनल चॉइस हो और जो प्रदेश के हित में, युवाओं के हित में, तो श्वेता ढुल को टिकट मिलनी चाहिए। उन जैसे योग्य जो है लोग जो है पॉलिटिक्स में आने चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स में योग्यता के मायने कम है। यहाँ पर जो है डिप्लोमेसी है, यहाँ पर जो है खेमेबाजी है, यहाँ पर जो किसका खूंटा मजबूत है उसके हिसाब से टिकट मिलती है। हाँ, रणदीप सुरजेवाला अगर चाहकर भी मुझे लगता है कि जो है उन पर पूर्व पैरवी के बाद टिकट दिलवा पाएंगे, मुझे शक नजर आता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो क्या कुछ रहने वाला है कुरुक्षेत्र लोकसभा का? मैंने बताया कुरुक्षेत्र में आपकी बात, पिछली बार कांग्रेस के 2 एमएलए थे, आपकी बार कांग्रेस के 4 से 5 एमएलए आएंगे। जो बीजेपी के जो 4 एमएलए थे उनके जो है 3 से 4 एमएलए आएंगे। उनका एक एमएलए तो निश्चित तौर पे कम होगा, लेकिन यह कि कैंडिडेट कौन सा देते हैं। जो सीट संकट में है, चाहे वो थानेसर है, चाहे वो पेहवा है, और चाहे वो आपकी गुलाचिका की सीट है, और चाहे वो कलायत की सीट है। यानी आपकी बात क्या है कि बीजेपी को ये जो 9 कैंडिडेट हैं, 9 कैंडिडेटों में से मुझे सिर्फ जो है अपने जो लीलाराम गुज्जर हैं कैथल के, सिर्फ वो तो मौजूदा तौर पर मुझे मजबूत नज़र आते हैं। लेकिन बाकी के जो 8 कैंडिडेट हैं, 8 कैंडिडेट में से श्याम सिंह राणा वापसी कर गए हैं, वो जिताऊ कैंडिडेट भी हैं। लेकिन बाकी के जो है 7 कैंडिडेट से कहीं ना कहीं बीजेपी को भी चेंज करने पड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी पिछली बार के कैंडिडेटों में से आधे कैंडिडेट चेंज करने पड़ेंगे। अब जोन सी पार्टी ज़्यादा अच्छे कैंडिडेट दे जाएगी तो उसके हिसाब से उसके लिए बेटर चांस बन जाएंगे। लेकिन जो 2 लोकसभा क्षेत्रों का जो हमारा सर्वे बता रहा है कि कहीं ना कहीं 21 जो कांग्रेस पड़ रही है, 19 जो है बीजेपी साबित हो रही है। लेकिन इसके बावजूद जो है लगभग 3-4 सीटें ऐसी हैं जिनमें से कोई भी जीत सकता है। अगर बीजेपी जीतगी दोनों बराबर आ जाएंगे, और अगर कांग्रेस अच्छे कैंडिडेट देगी तो उस कंडीशन में कांग्रेस का पलड़ा इन जो है 2 पार्लियामेंट में भारी हो सकता है। बिल्कुल, ये तो थी कुरुक्षेत्र लोकसभा का आकलन एक तरह से। और आप इस आकलन के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और लगातार अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।